26 अगस्त 1994 महाराष्ट्र के पुणे के एक फ्लैट में 5 महिलाओं और 2 बच्चों की लाशें मिली। घर में हर तरफ खून ही खून था। ये घर पुणे की सागर स्वीट नाम से दुकान चलाने वाले केसरीमल लाठी और उनके बेटे संजय का था। शव संजय की मां मीराबाई राठी, गर्भवती पत्नी बबीता, बेटे चिराग, बहनें हेमलता और प्रीति, नौकरानी सत्यभामा और हेमलता के 1.5 साल के बेटे प्रतीक के थे। साथ मर्डर का मंजर कितना खतरनाक था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस पहुंची तब भी लाशों से खून रिस रहा था। कमरों, बाथरूम और किचन की दीवारों पर खून के छींटे थे। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। केस में 28 साल बाद पुलिस की एक बड़ी चूक सामने आई। चलिए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। महाराष्ट्र के पुणे शहर के हिमांशु अपार्टमेंट में दूसरे फ्लोर पर बने फ्लैट नंबर 6 में केसरीमल लाठी का परिवार रहता था। उनकी सागर स्वीट्स के नाम से फेमस मिठाई की दुकान थी। केसरीमल और उनका बेटा संजय राठी दुकान चलाते थे। घर में उन दोनों के अलावा केसरीमल की पत्नी मीराबाई राठी, संजय की पत्नी बबीता, छोटी बहन प्रीति और संजय का बेटा चिराग रहता था। संजय की दूसरी बहन हेमलता की शादी श्रीकांत के साथ हुई थी। राठी परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था और दुकान भी बढ़िया चल रही थी। परिवार में भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। 26 अगस्त 1994 की सुबह संजय की दूसरी बहन हेमलता अपने पति श्रीकांत और 1.5 साल के बेटे प्रतीक के साथ अपने पीहर में पहुंची थी। वो रक्षाबंधन पर पीहर नहीं आ पाई तो वो अब कुछ दिन बाद अपने भाई संजय को राखी बांधने वहां आई थी। इधर तब तक घर में काम करने वाली नौकरानी सत्यभामा भी आ गई थी। श्रीकांत के आने का समाचार मिलने पर संजय भी अपने बहनोई से मिलने के लिए दोपहर 1 बजे के करीब घर आ गया था। इसके बाद दोपहर 2 बजे श्रीकांत अपने ससुर केसरीमल से मिलने के लिए संजय के साथ उनके दुकान पर चला गया। दुकान पर संजय और श्रीकांत को शाम के 7 बज गए थे। वैसे तो संजय दुकान से लेट ही घर आता था, लेकिन उस दिन बहनोई श्रीकांत आया हुआ था तो दोनों 7 बजे ही घर के लिए रवाना हो गए। बाइक से दोनों अपार्टमेंट तक पहुंचे। फ्लैट पर ताला लगा था। आखिर सभी कहाँ गए हैं? दोनों ये सोच ही रहे थे कि संजय ने श्रीकांत को कहा, हो सकता है बबीता को हॉस्पिटल लेकर गए हो। इस पर संजय ने कहा, लेकिन सत्यभामा को तो घर होना चाहिए था। दोनों ने काफ़ी देर तक बंद फ्लैट के बाहर इंतजार किया। इतने में सत्यभामा का पति दामो सूथर भी वहां आ गया। उसने बताया अभी तक सत्यभामा घर नहीं लौटी, इसलिए वो उसे लेने आ गया। दामो की बातें सुनने के बाद तो संजय और श्रीकांत की चिंता और बढ़ गई। संजय ने अपने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया, लेकिन किसी का भी कुछ पता नहीं चला। श्रीकांत ने उसे कहा, हो सकता है कि वो सभी दुकान चले गए हो। इस पर संजय ने पिता केसरीमल को भी फ़ोन लगाया। केसरीमल ने बताया कि परिवार की महिलाएं और बच्चे वहां नहीं गए। इसके बाद संजय और श्रीकांत फ्लैट की एक्स्ट्रा चाबी लेने के लिए दुकान पहुंचे। चाबी लेकर दोनों वापस आए और फ्लैट का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही अंदर का मंजर देख संजय, श्रीकांत और दामो के होश उड़ गए। घर के अंदर चारों ओर खून ही खून बिखरा हुआ था। वहीं किचन से लेकर कमरों और बाथरूम में उनके परिवार के सदस्यों के खून से लथपथ लाश पड़ी थी। किचन में नौकरानी सत्यभामा का शव था। बाथरूम में संजय की बहन प्रीति की लाश पड़ी थी। एक कमरे में मीराबाई और श्रीकांत के बेटे प्रतीक के शव थे। वहीं दूसरे कमरे में श्रीकांत की पत्नी और संजय की बहन हेमलता का शव था। तीसरे कमरे में संजय की पत्नी और 2.5 साल के बेटे चिराग राठी के शव थे। एक खौफनाक मंजर देख संजय, श्रीकांत और दामो बदहवास होकर चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए। राठी परिवार के फ्लैट में उन लोगों ने जो देखा वो होश उड़ाने वाला था। लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। संजय राठी से पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ में संजय ने बताया कि उनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस ने संजय को चेक करने के लिए कहा कि घर में कोई कीमती सामान, जेवर या नकदी तो गायब नहीं है। चेक करने पर पता चला कि घर से कीमती सामान, जेवरात और लाखों का कैश भी गायब है। संजय ने तुरंत पुलिस को ये जानकारी दी। ये बात भी चौंकाने वाली थी कि फ्लैट में 7 लोगों का मर्डर हुआ, लेकिन आस पड़ोस में किसी ने भी चीख या चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी।
पुलिस ने संजय की मदद से उन लोगों की लिस्ट बनानी शुरू की जो इस घर में आते जाते थे, साथ ही उन लोगों की लिस्ट भी जिनसे संजय और उसके परिवार वालों की बनती नहीं थी। इसके अलावा संजय की दुकान में काम करने वालों की भी लिस्ट बनाई गई। अब सैकड़ों लोगों के नाम पुलिस के पास थे, लेकिन उनमें हत्यारों को ढूंढना आसान नहीं था। आखिर हत्याकांड के अगले दिन संजय राठी का एक शख्स पुलिस के लिए इस हत्याकांड के खुलासे के लिए पहला सुराग बना। राठी परिवार और उनकी नौकरानी के सामूहिक हत्याकांड के अगले दिन संजय ने पुलिस को बताया कि करीब 2.5 महीने पहले 8 जून 1994 को उनकी मिठाइयों की दुकान में राजू सिंह नाम का एक युवक नौकरी पर लगा था। नौकरी लगने के कुछ दिन बाद ही उसने तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड शुरू कर दी। नहीं बढ़ाई तो 21 अगस्त 1994 को उसने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के कुछ दिनों बाद राजू सिंह अपने दोस्त के साथ उनकी दुकान पर वापस आया था। राजू सिंह ने अपने दोस्त को नौकरी पर रखने की बात कही। संजय ने बताया कि हमने इससे पहले ही राजू की जगह किसी दूसरे लड़के को काम पर रख लिया था, तो उसे नौकरी के लिए मना कर दिया। संजय ने पुलिस को बताया कि ये बात कुछ दिन पहले की ही है। उस दिन राजू सिंह के हाव भाव भी सही नहीं लग रहे थे। पुलिस को पुख्ता ने सही, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए आधा अधूरा ही सही, लेकिन पहला सुराग मिल गया था। पुलिस ने तत्काल राजू सिंह की तलाश शुरू कर दी। पड़ताल में पुलिस को पता चला कि राजू सिंह संजय राठी की दुकान पर काम करने से पहले बॉम्बे बिहार में एक रेस्टोरेंट में काम करता था। 30 मई 1994 के आसपास ही वो राजस्थान से पहली बार पुणे आया था। उसका भाई कल्याण सिंह यहाँ पहले से ही काम करता था। पुलिस राजू सिंह की तलाश में रेस्टोरेंट पहुंची। वहां पता चला कि राजू सिंह वहां नहीं आया। रेस्टोरेंट में काम करने वाले राजू सिंह के 2 पुराने दोस्त चेतन राम चौधरी और जितेंद्र गहलोत भी 25 अगस्त 1994 के दिन से ही रेस्टोरेंट से गायब थे। ये जानकारी मिलते ही पुलिस का माथा ठनका। पुलिस ने राजू सिंह के साथ उन दोनों दोस्तों की भी तलाश स्टार्ट कर दी। आखिरकार घटना के 10 दिन बाद 5 सितंबर 1994 को पुणे पुलिस ने चेतन राम चौधरी को बीकानेर जिले से गिरफ्तार कर लिया। उसे पुणे लाकर पूछताछ की गई। चेतन राम चौधरी ने पुलिस को बताया कि राजू सिंह और जितेंद्र गहलोत के साथ मिलकर उन तीनों ने ही राठी परिवार के हत्याकांड को अंजाम दिया था। कुछ दिन बाद पुलिस ने जितेंद्र गहलोत को भी पकड़ लिया और उसके बाद 14 अक्टूबर 1994 को जोधपुर पुलिस ने राजू सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन 15 अक्टूबर 1994 को पुणे से पुलिस वहां पहुंची। राजू सिंह को उनके हवाले कर दिया गया। वहीं पुलिस से अलग जानकारी देते हुए जोधपुर में रहने वाले राजू सिंह के बहनोई शैतान सिंह ने बताया कि उन्होंने राजू सिंह को खुद पुलिस के सामने सरेंडर करवाया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही राजू सिंह इस मामले में सरकारी गवाह बन गया और उसने पूरे हत्याकांड की कहानी पुलिस के सामने खोलकर रख दी। राजू ने बताया कि पैसों की कमी के कारण उन तीनों ने कदम उठाया था। उसने बताया कि संजय राठी के फ्लैट का मुख्य दरवाज़ा थोड़ा खुला था। राजू ने बाहर से देखा कि सत्यभामा घर में काम कर रही थी। दरवाज़ा खुला होने से तीनों का काम और भी आसान हो गया था। अंदर घुसते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देख सत्यभामा चौंक गई। उसने संजय की मां मीराबाई को आवाज़ दी। मीराबाई राजू को पहचानती थी, लेकिन उसके साथ 2 अनजान युवकों को देखकर घबरा गई। उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए राजू से पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है। राजू कुछ बोलता उससे पहले ही जितेंद्र ने अपनी जेब से मिर्च पाउडर का पैकेट निकाला और मीराबाई और सत्यभामा की आंखों में डाल दिया। दोनों चिल्लाई तो बदमाशों ने धमकाकर उन्हें चुप करवाया। चेतन राम ने अपनी जेब से नया और जितेंद्र ने पुराना चाकू निकाला। घर में मौजूद मीराबाई, सत्यभामा, संजय की शादीशुदा बहन हेमलता, कुंवारी बहन प्रीति, पत्नी बबीता, भांजा प्रतीक और बेटे चिराग को धमकाते हुए एक जगह चौक में जमा कर दिया। जब वो तीनों इस घटना को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे में आवाज़ फ्लैट के बाहर नहीं पहुंची। चेतन राम ने मीराबाई को चाकू से धमकाते हुए घर में रखे कैश, कीमती सामान और गहनों के बारे में पूछा। मीराबाई डर गई। उन्होंने तुरंत कमरे के अंदर अलमारी की तरफ उंगली उठाई। इसके बाद चेतन राम और जितेंद्र मीराबाई को पकड़कर कमरे में ले गए। यहाँ चेतन राम ने मीराबाई पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया और उनका मर्डर कर दिया। उनकी लाश कमरे में ही रखे बेड पर पटक दी और इसके बाद दोनों ने बेरहमी से एक-एक करके सभी लोगों का मर्डर कर दिया। घर में मौजूद सभी 7 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद तीनों ने घर में लूटपाट शुरू करी। इसी दौरान उन्होंने कमरे से प्रतीक के रोने की आवाज़ सुनी, जिसे उन्होंने मरा समझ लिया था। जितेंद्र के कहने पर वे तीनों कमरे में गए।
जहां जितेंद्र ने चेतन राम से चाकू लिया और प्रतीक पर वार करके उसे मार डाला। पुणे पुलिस ने इस मामले में राजू सिंह को सरकारी गवाह बना लिया। चेतन राम को 6 हत्याओं, वह जितेंद्र सिंह को 1 हत्या और दोनों को सभी 7 हत्याओं की साजिश बनाने और इसे अंजाम देने के लिए आरोपी मानते हुए पुणे की अदालत में चार्जशीट पेश कर दी। इस मामले में कोर्ट में ट्रायल चला। 23 फरवरी 1998 को कोर्ट ने चेतन राम और जितेंद्र को मौत की सजा सुनाई। इस आदेश के खिलाफ वे दोनों बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद दोनों ने राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन लगाई। अक्टूबर 2016 में जितेंद्र की मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई। उसकी फांसी को उम्र कैद में बदल दिया, लेकिन साथ ही एक शर्त लगाई गई कि वो अब कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगा और मरते दम तक जेल में ही रहेगा। चेतन राम ने 2018 में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई। इसके साथ ही एक दूसरी पिटीशन और लगाते हुए बताया कि जब पुणे पुलिस ने उसे पकड़ा था तब उसकी उम्र महज 12 साल थी। पुणे पुलिस ने उसे तब 22 साल का बताकर गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्र की जांच के लिए पुणे सेशन कोर्ट को इंक्वायरी कमेटी बैठाने के लिए कहा। मई 2019 में इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई तो सब हैरान रह गए। उसके अनुसार कत्ल के समय चेतन राम की उम्र 12 साल 6 महीने ही थी। इसके बाद मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने चेतन राम को बरी कर दिया। वहीं जितेंद्र आज भी उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो ये थी राठी परिवार और नौकरानी सत्यभामा के सामूहिक हत्याकांड की पूरी कहानी। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।